जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 36 और हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर 7, उसमें हमने कंसेप्ट स्टडी कर लिए थे सारे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2। आज इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है और एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। ऐसे ही है, चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना। चलिए पहले डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद एमसीक्यूज को। जी पहला क्वेश्चन ब्रीफली डिस्कस, क्वेश्चन 6 तो नहीं हुआ था ना, क्वेश्चन 5 तक डिस्कशन हो गई थी। 6 ब्रीफली डिस्कस वेदर इन फॉलोइंग केसेस प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्म्ड, इफ नॉट व्हाट इज प्रॉमिसर लायबिलिटी। बताना है कि प्रॉमिस परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ, तो प्रॉमिसर की लायबिलिटी क्या है। ए आजम promises to deliver goods at Babar's warehouse on 1st March before 1 PM. आजम डिलीवर गुड्स बिफोर टाइम, आजम टाइम से पहले ही चीजें डिलीवर कर देता है। अच्छा, अब इसमें ये नहीं क्लियर कि उसने टाइम पहले डिलीवर करने से मुराद क्या है। क्या 1 मार्च से भी पहले चीजें डिलीवर कर दी है क्या, या कि उस दिन 1 बजे से पहले चीजें डिलीवर की है। नॉर्मल मुझे बताइए कि रूल क्या होता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम जो डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विस है इसमें क्या टाइम एसेंस लेते हैं कि नहीं लेते। टाइम एसेंस है, ठीक है। तो अगर इसमें डेट से पहले डिलीवर किया गया है, यानी 1 मार्च के बजाय 28 फरवरी 27 फरवरी को डिलीवर किया गया है, तो फिर ये वैलिड टेंडर नहीं है, ये प्रॉपर टाइम नहीं कंसिडर किया जाएगा। हाँ, लेकिन उसी दिन 1 बजे से पहले 12-11 बजे डिलीवर कर दिया गया है तो फिर इसे टाइम पे ही समझा जाएगा। देखें, थोड़ा बहुत 1 बजे का मतलब ये नहीं है कि अब एग्जैक्ट 1 बजे तो फिर वो डिलीवरी लेके आए। थोड़ा बहुत आपको पता है टाइम ऊपर नीचे 10-15 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सेंसिटिव नेचर का ना हो, जिसमें एग्जैक्ट टाइम पे पूरा होना लाजमी ना हो, तो नॉर्मली 10-15 मिनट 20 मिनट से फर्क नहीं पड़ता, पहले से नहीं पड़ता, बाद में फर्क पड़ सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में बाद, जैसे अगर बर्थडे है, बर्थडे का टाइम बताया गया है तो उसमें बर्थडे जो केक है वो आधा घंटा पहले अगर डिलीवर कर दिया जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आधा घंटा बाद डिलीवर किया जाए इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल इस केस में हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि डिलीवर्स बिफोर टाइम, उसने डिलीवर की है गुड्स बिफोर टाइम। अगर तो ये बिफोर 1 PM की बात कर रहा है तो फिर ठीक है, सेम डे जिस दिन एग्री किया था उस दिन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉमिस परफॉर्म हो गया। लेकिन अगर ये किसी और दिन की बात कर रहा है तो फिर वो प्रॉपर टेंडर नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर टाइम नहीं समझा जाएगा। क्लियर हुई ये बात जी? दोनों डिस्कस कर ले, बिल्कुल दोनों डिस्कस। बी बाबर owes आजम ₹100, इट वाज एग्रीड दैट बाबर विल सेंड ए चेक फॉर ₹100 बाय पोस्ट। एग्री हुआ था कि बाबर 100 रुपए का चेक बाय पोस्ट सेंड करेगा। अगर बाबर ये चेक बाय पोस्ट सेंड कर देता है, क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। उसे वैसे आगे बताना चाहिए था कि बाबर ने ये चेक पोस्ट कर दिया। क्या जब बाबर ने चेक पोस्ट कर दिया उसका प्रॉमिस परफॉर्म हो गया? अच्छा बताइए, प्रॉमिस किस वक्त परफॉर्म हुआ, जिस वक्त चेक पोस्ट किया या जिस वक्त चेक आजम को मिला? जिस वक्त चेक पोस्ट किया। ये वही कंसेप्ट है जो हमने अपने पहले चैप्टर 2 में ये सीखा था कि एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो जाती है? जब ऑफरी सेंड करता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को, उस वक्त एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट हो जाती है। याद है? ये भी वही कंसेप्ट है कि जब उसने पोस्ट कर दिया उस वक्त समझा जाएगा कि इसकी लायबिलिटी खत्म। बी क्लियर जी? हाँ, ये अंडरस्टूड है कि प्रॉपरली एड्रेस आजम को ही भेजा हो, ठीक है, अकरम को ना भेज दिया हो, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है कि उसी का जो आजम का एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस के ऊपर आजम के नाम पे चेक भेजा गया हो। अगर किसी और एड्रेस या किसी और नाम से चेक भेजा गया वो फिर प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। बी क्लियर है? बी क्लियर? सी आजम एंड बाबर आर म्यूचुअली इंडेटेड, एक दूसरे को पैसे देने हैं। आजम एंड बाबर सेटल एन अकाउंट बाय सेटिंग ऑफ वन आइटम अगेंस्ट अनदर। उन्होंने कहा भाई मैंने तुम्हें 1000 देने हैं, तुमने मुझे 600 देने हैं, ऐसा करते हैं नेट कर लेते हैं, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट 400 दे देता हूं नेट। क्या ऐसी सेटलमेंट हो सकती है? ऐसी सेटलमेंट का मतलब क्या यह है कि प्रॉमिस परफॉर्म हो गया? यस। एंड बाबर पेज आजम द बैलेंस फॉर्म टू ड्यू फ्रॉम हिम अपॉन सच सेटलमेंट। सेटलमेंट के ऊपर बाबर ने बैलेंस जो अमाउंट बनता था वो पे कर, तो ये बिल्कुल वैलिड परफॉर्मेंस है। शर्त यह है कि दोनों का म्यूचुअली एग्री होना हो। तो इस तरह अगर एक ही बंदे से रिसीवेबल पेएबल हो और दोनों एग्री कर जाएं, क्या अमाउंट सेटल हो सकती है? यस, सेटलमेंट हो जाएगी। आगे चलें। अभी तक इस तीनों क्वेश्चन में सबसे मुश्किल कौन सा क्वेश्चन लगा आपको? सी वाला? नहीं, कंपैरेटिवली मुझे इसमें ये वाला लगा मुश्किल। हाँ, क्योंकि उसमें उसने पूछा नहीं था। अच्छा, लेवल में क्या मतलब? यानी तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं लगा और मुझे एक मुश्किल लगा और मुझे कह रहा मेरा लेवल क्या मतलब, मेरा डाउनग्रेडेड लेवल है। ये उस वक्त बोलना था जब मुझे सारे सवाल आते होते, मैं कहता मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं, और आप कहते सर मेरे लिए मुश्किल है, उस वक्त कहना था। ये गलत मौके पे बात बोल देते हैं, डायलॉग। 6 आगे चलते हैं। नेक्स्ट
डी, आजम ओव्स बाबर ₹2000। आजम ने बाबर को पैसे देने, ये मतलब है ना, बाबर एक्सेप्ट सम ऑफ आजम्स गुड्स इन रिडक्शन ऑफ द डेट। वो उसका मोबाइल ले लेता है, उसका लैपटॉप ले लेता है और कहता है पैसे अब कम हो गए, 500 देना तुमने सिर्फ। क्या ये वैलिड है? शर्त क्या है? म्यूचुअल कंसेंट के साथ हो, वरना ये चोरी का केस भी हो जाता है। ये बैंक में ना अक्सर जब हम ऑडिट करने के जाते हैं, अक्सर प्रॉब्लम होती थी। बैंक में रूल ये होता है कि सिक्योरिटी के तौर पे अगर आपने कोई चीज बैंक के पास रखवा के लोन लिया हुआ है ना, और आपने ड्यू डेट के ऊपर पैसे अदा नहीं किए लोन के, तो क्या बैंक आपकी सिक्योरिटी बेच सकता है कि नहीं? नहीं। बैंक पहले आपको नोटिफाई करता है कि आपकी सिक्योरिटी को बेचने, आपने पैसे नहीं दिए, आपकी सिक्योरिटी को बेचने लगा हूं। ये नोटिफाई किए बगैर बैंक आपकी सिक्योरिटी को नहीं बेच सकता। ठीक है, एक तरह से ये आपकी कंसेंट होती है कि अभी भी अगर पैसे अदा करने हैं तो दे दो। ठीक है, तो कंसेंट के साथ चीजें ले सकता है, वरना कंसेंट के बगैर चीजें लेगा ना अगर बाबर, तो बाबर के ऊपर चोरी का केस हो जाएगा। लेकिन इसमें एक लफ्ज है बाबर एक्सेप्ट, इसका इससे ये हमें मीनिंग मिल रहा है कि आजम ने उसको दिया है, बिल्कुल आजम ने, तो ये वैलिड है, बिल्कुल सेटलमेंट हो सकती है। ई, आजम डिजायर्स बाबर हु ओव्स हिम ₹100 टू सेंड हिम ए चेक ऑफ ₹100 बाय पोस्ट। वही तो ठीक है, जैसे ही वो चेक सेंड करेगा उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज, प्रॉमिस पूरा हो गया। और किस दिन हुआ? जिस दिन चेक सेंड किया, पोस्ट किया। F, Azam promises to deliver goods at Babar's warehouse on 1st January. Azam brings the goods to Babar's warehouse, but after the usual hours of business. क्या लायबिलिटी डिस्चार्ज हुई? क्या ये प्रॉपर टेंडर है? नो, प्रॉपर टेंडर नहीं। क्यों नहीं है? प्रॉपर टाइम पे नहीं है। प्रॉपर टाइम क्या होते हैं? यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर टाइम मेंशन किया हो तो वो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। टाइम मेंशन नहीं किया हुआ तो विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा, मुझे याद आया टाइम एंड प्लेस वाले में एक कंसेप्ट था जिसमें वो कहता था रीजनेबल जाए, और एक में कहता था मस्ट अप्लाई फॉर, मस्ट आस्क फॉर। किस में मस्ट आस्क? प्लेस वाले में मस्ट आस्क। बिल्कुल ठीक। Azam promises to deliver 1000 kg of jute to Babar on 1st May. Babar agrees to specify the place of delivery later. बाबर ने कहा अच्छा एग्रीमेंट हो गया कि 1000 किलो वो प्रोडक्ट सेंड करेगा। बाबर ने कहा अच्छा जगह बाद में बताऊंगा। अब क्या होगा? अब आजम को चाहिए कि डिलीवरी से पहले पूछ ले बाबर से मास्टर्स कि वो किस जगह पर डिलीवर करना है, और बाबर की जिम्मेदारी क्या है कि वो उसे रीजनेबल प्लेस बताए। मतलब जिस शहर में एग्रीमेंट हुआ है उसी शहर के गिर्द। अब ये ना बता दे उसे कि मुझे किसी दूर दराज के इलाके में डिलीवर करना है, क्योंकि एग्रीमेंट के वक्त ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का भी अंदाजा लगाया होता है पार्टीज ने। अगर आप उसे अनरीजनेबल प्लेस बता दें तो हो सकता है कि उसकी वहां पे ट्रांसपोर्ट कर ही ना पाए, इसलिए रीजनेबल प्लेस बताना जरूरी है। ये क्लियर? इसमें बताइए सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपको कौन सा लगा? डी? कोई भी नहीं? डी कोई भी नहीं? सारा कंपैरेटिवली मुझे एफ और जी में से दोनों थोड़ा सा ये चले है। ठीक है, कितने स्टूडेंट काफी ज्यादा मुश्किल लगा? कितना को जी? किसी को कुछ इजी थे? चले कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे। एच, आजम एग्रीड टू डिलीवर राइस टू बाबर ऑन 1st June बट नो प्लेस वाज फिक्स्ड फॉर डिलीवरी। ये वही पहले वाला क्वेश्चन हो गया। आजम पूछेगा, आजम मस्ट आस्क, और बाबर की क्या जिम्मेदारी है कि रीजनेबल प्लेस बताए। I, Hamad, ordered a large flag to celebrate Independence Day, but did not specify the time for performance. If no time is specified, when should flag be delivered? Before Independence Day. On or before Independence? On भी कह सकते हैं, on भी कह सकते हैं मेरे ख्याल। on या before ठीक है। on ये ना 14 अगस्त को शाम को ले है, before ठीक। J, Adil ordered decoration to be installed on 17th August on occasion of his daughter's birthday. 17 अगस्त को डेकोरेशन। अच्छा बताइए 18 को अगर डेकोरेशन करते चलेगा? 16 को करते चलेगा? 17 अगस्त को ही डेकोरेशन होना चाहिए। इसका मतलब टाइम इसमें एसेंस है। However, he did not specify the time of decoration. When should be the performance made? On the 17th August during usual business hours. During usual business hours. डेकोरेशन वाले के जो business hours होंगे। कि Adil undertakes to deliver 1000 kg of rice to Bilal on a fixed day. However, he did not specify the place of delivery. Where should rice be delivered? Adil must ask. ठीक है, और जो रीजनेबल प्लेस बताई जाए वहां पे राइस को डिलीवर करे। एग्रीड? Question. Briefly explain 5 rules regarding performance of reciprocal promises under the provisions of Contract Act, Spring 2019 का क्वेश्चन है। 5 रूल्स है
एक रूल्स पढ़े थे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, ये है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के। जी मेरे भाई बताइए क्या रूल्स हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के? कोई रूल नहीं जी भाई, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की क्या रूल है? When promises are to be performed simultaneously, बस हेडिंग बताइए, बाकी ये बता देंगे। जी बताइए, when promises are to be performed simultaneously रूल क्या है? क्यों नहीं याद? आपने याद क्यों नहीं किया? साइमल्टेनियस का रूल क्या है? Promises must be performed simultaneously. If one party is not ready to perform his promise, other party need not perform his promise too. ठीक है, ये पहला वाला था साइमल्टेनियस। और दूसरा रूल क्या था? हेडिंग क्या थी उसकी? ऑर्डर इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें कैसे परफॉर्म होना चाहिए? इन द ऑर्डर एज स्पेसिफाइड। इफ फर्स्ट पार्टी डज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, अदर पार्टी नीड नॉट। और इफ ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट में मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर एज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। तो ये तो हो गए 3 रूल्स। फोर्थ रूल क्या था? लीगल एंड इनलीगल एग्रीमेंट हो तो उसमें अगर अल्टरनेट प्रोमिसेस है तो लीगल पार्ट कैन बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट फर्स्ट टू डू एन इलीगल एंड देन इलीगल थिंग्स है तो लीगल वाला वैलिड है और इलीगल वाला वॉइड है। और एग्रीमेंट टू डू नहीं, सॉरी, 5वां कौन था इसके बाद? प्रिवेंटिंग द पार्टी फ्रॉम द प्रॉमिस। ठीक है, अगर प्रॉमिस एग्री हुआ लेकिन किसी को प्रॉमिसर को उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने से रोका जाए तो ये क्या है? वाइड। ये ब्रीच बाय प्रोमिसी का केस बन जाता है। शाबाश। तो ये क्लियर, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है मुफ्त के 5 नंबर। क्लियर। नेक्स्ट, इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल आजम प्रॉमिसेस टू डिलीवर द गुड्स टू बाबर एट ए फिक्स्ड प्राइस एंड बाबर प्रॉमिसेस टू गिव प्रॉमिस फॉर पेमेंट ऑफ द प्राइस। आर दिस रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस? रेसिप्रोकल। एक ने दूसरे को कहा कि मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, दूसरे ने कहा कि वो नहीं, ये मेरा प्रॉमिस का वर्ड डुप्लीकेट हो गया। बाबर प्रॉमिसेस टू गिव द पेमेंट ऑफ द राइस। नहीं, ये प्रॉमिस का वर्ड डुप्लीकेट हो गया, ये एक दफा काट दे। ठीक है, बुक में भी देखिए सोल्यूशन में उसने रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस किया हुआ ना इसको। हाँ, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। हाँ जी, कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। एक पार्टी दूसरे को गुड सप्लाई कर रही है, दूसरी पार्टी पहले को पेमेंट कर रही है, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं। 9, Azam promises to sell 100 bales of cotton to Babar to be delivered next day. Babar promises to pay within a month. Azam does not deliver the bales of cotton. Is Babar liable to perform his promise? ये कौन से वाला रूल्स में से कौन सी वाली कैटेगरी आई? ऑर्डर इज फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ऑर्डर फिक्स हुआ था ना, पहले एक पार्टी डिलीवर करी नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट डे, और फिर एक दूसरी पार्टी विद इन ए मंथ। तो इसे ऑर्डर के मुताबिक ही फुलफिल होना चाहिए। और अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती तो क्या होगा? दूसरी पार्टी भी नहीं करेगी। ठीक, मैं थोड़ी देर के लिए हाइब्रिड की क्लास में चला जाऊं। ठीक है, आप देखते रहेंगे सामने क्या हो रहा है, डिस्कशन करने के लिए। चले, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता ना, फिर उसके उधर जाते हैं। Azam agreed to build a house for Babar for a fixed price to be paid after the house is built. Which promise should be performed first? कह दिया after the house is built, कह दिया, रह क्या बाकी? जाहिर है पहले हाउस बिल्ड होगा बाद में प्राइस। Question 11. Azam agreed to deliver goods to Babar at a price to be paid by Babar on delivery. ठीक है, यानी ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस वाला। If Babar is not ready to pay the amount or first installment, if installments are agreed, अगर अमाउंट पे कर दे, शुड आजम डिलीवर द गुड्स? नहीं। एक पार्टी रेडी नहीं है तो दूसरी पार्टी को भी प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत नहीं है। इफ आजम इज नॉट रेडी टू डिलीवर द गुड्स, शुड बाबर पे फॉर द गुड्स? नहीं। अगर एक पार्टी रेडी नहीं है प्रॉमिस पूरा करने के लिए, दूसरी पार्टी को भी प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करना चाहिए। विच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म फर्स्ट इन फॉलोइंग केसेस? इन केसेस में कौन सा प्रॉमिस पहले पूरा होना चाहिए? आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शैल बिल्ड ए हाउस फॉर बाबर एट ए फिक्स्ड प्राइस। पहले घर बिल्ड हो, बाद में। ये उस वक्त होगा जब एग्री नहीं हुआ, जब नेचर, वरना नॉर्मली अगर आपस में वो एग्री कर लेते हैं, जैसे ठेके पे कंस्ट्रक्शन करनी है तो नॉर्मली क्या होता है, कहते हैं भाई पहले पैसे दे फिर शुरू करेंगे, या दरमियान में तय आ जाता है कि जी 1 महीने बाद इतने पैसे, 2 महीने बाद इतने, 3 महीने के बाद आपका घर तैयार। हाँ, अनलेस एग्रीड, तो ये रूल क्या होगा कि पहले घर बिल्ड होगा उसके बाद पैसे दिए जाएंगे। Second, Azam and Babar contract that Azam shall make delivery of his stock in trade to Babar at a fixed price, and Babar promises to give security for the payment of the money. यहाँ पे फर्क ध्यान में रखिए, अगर
कुछ भी मेंशन ना हो तो पहले गुड्स डिलीवर होती है, बाद में पेमेंट। यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है, यहां पे भी यही रूल लगेगा, पहले गुड्स डिलीवर होंगी या बाद में पेमेंट होगी। ये यहां पे लेकिन जो बात सिक्योरिटी की कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, ये सिक्योरिटी की बात कर रहा है। सिक्योरिटी से मुराद कोई जमानत कि ये अगर ये इससे पैसे ना दिए तो कोई और पैसे देगा, तो जमानत पहले दी जाएगी, बाद में गुड्स डिलीवर की जाएंगे और फिर उसके बाद पेमेंट होगी। ये नॉर्मली होता है इंपोर्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। अगर हम चाइना से कोई इंपोर्ट करवाना चाहते हैं ना, चाइना वाले डरे होते हैं कि भाई चीजें भेज दी ना अगर तो पता नहीं पैसे मिलेंगे ना मिले। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी एग्री नहीं हुआ तो वो पहले चीजें भेजेंगे और फिर पाकिस्तान वाला बाद में पेमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस में फिर क्या होता है भला, चाइना वाले कहते हैं भाई आप अपने किसी बैंक से हमें गारंटी दिलवाए कि हमने चीजें भिजवाई और आपने उसके बाद पेमेंट ना की तो बैंक पेमेंट करेगा। पहले गारंटी देंगे हमें तो फिर हम आपको चीजें भिजवाएंगे। यह है सिक्योरिटी या गारंटी, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि पेमेंट पहले होगी, ये सिक्योरिटी पहले दी जा रही है, पेमेंट नहीं पहले, पेमेंट बाद में ही होगी, लेकिन पेमेंट करने की गारंटी पहले दी जा रही है। तो पहले गारंटी होगी, बाद में गुड्स डिलीवर होंगे और फिर उसके बाद पेमेंट होगी, ठीक है। सिक्योरिटी से मुराद एडवांस पेमेंट नहीं है, यह सिक्योरिटी से मुराद। अच्छा, अगर आप इसका मतलब एडवांस पेमेंट ले लेना, एडवांस पेमेंट, तो फिर भी जाहिर है कंसेप्ट वही, पहले एडवांस पेमेंट होगी, उसके बाद गुड्स डिलीवर की जाएगी और फिर बाद में बाकी बैलेंस पेमेंट होगी। सिक्योरिटी का मतलब अगर आपको एडवांस लग रहा है उस लिहाज से भी कर सकते हैं। मुझे सिक्योरिटी के मतलब से गारंटी समझ में आया, ठीक है। लेकिन दोनों सूरतों में पहले सिक्योरिटी दी जाएगी, ठीक है, उसके बाद गुड्स आएंगी, फिर उसके बाद जो फाइनल पेमेंट की जाएगी। क्लियर? कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? कोई समझ नहीं आया। 13 Azam and Babar contract that Babar shall execute certain work for Azam for ₹1000. Babar is ready and willing to execute the work accordingly, but Azam prevents him from doing so. What remedy is available to Babar? ये वही केस, ये कौन सा केस हुआ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में से? प्रिवेंटिंग प्रॉमिसर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? नहीं, डैमेजेस बाद में, पहले तो ये बताइए कि बाबर के लिए दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर। अब फिर बताना है अगर बाबर रिसेंड करता है तो क्या करेंगे, अगर बाबर रिसेंड नहीं करता तो क्या? इफ बाबर रिसेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट ही कैन क्लेम डैमेजेस, क्लेम कर सकता है। इफ बाबर डज नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड वो एट टाइम और डिलीवरी नोटिफाई करे इसको। देखिए अगर उसने कहा कि काम शुरू ही नहीं हुआ फिर भी प्रिवेंट कर दिया, कंपनसेशन वाला पॉइंट फिर भी आएगा। एक दफा एग्रीमेंट हो जाए ना, उसके 1 घंटे बाद भी अगर आप कहें ना भी यह काम हमने नहीं करना, स्टिल डैमेजेस पे करना पड़ते हैं आपको। उसमें डैमेजेस क्या होंगे? वो जो उस पार्टी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये प्रॉफिट है, ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया होगा। आपको एक छोटा सा टिप बताता हूँ, डैमेजेस वाले चैप्टर में काम आएगा आपके। अकाउंटिंग क्या अकाउंटिंग पढ़ी हुई आपने? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं? प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ा है? हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स करते हैं, कुछ पे हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, कुछ पे लॉस। जैसे फर्ज कीजिए मैंने भाईजान के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं इनको लैपटॉप 1 लाख रुपए में सप्लाई करूंगा। अब एग्रीमेंट होने के बाद अब उसकी जो कॉस्ट है वो 80,000 है, एग्रीमेंट हो गया 1 लाख में इसको बेचना है, मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 20,000। अकाउंटिंग क्या कहती है? मुझे इस 20,000 को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अकाउंटिंग कहती है नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना। अब जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से। अकाउंटिंग कहती है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो ना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉर्ड ना करो। लॉ कहता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लो। क्यों भला? क्योंकि अगर उसने बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया तो आप उसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। वो प्रॉफिट पक्का हो गया आपका, वो प्रॉफिट कहीं नहीं जाता, लीगली प्रॉफिट कहीं नहीं जाता। अकाउंटिंग जो कहती है कहती रहे। लॉ क्या कहता है? एग्रीमेंट हो गया, प्रॉफिट आपका पक्का हो गया, अगर वो अगले ही दिन एग्रीमेंट तोड़ देना आप डैमेजेस का केस कर सकते हैं उसके खिलाफ। और डैमेजेस में क्लेम क्या करेंगे? वो प्रॉफिट जो आपका एक्सपेक्टेड था। तो ये कहीं साइड में लिख ले कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैन बी क्लेम्ड इन लॉ। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड, इज कंसीडर्ड इन लॉ। तो यहां पे डैमेजेस में वो क्लेम करेगा, उसको डैमेजेस अभी भी क्लेम करेगा, हालांकि अभी काम शुरू भी नहीं हुआ। बी, अजमल एग्रीज टू हायर बिलाल शिप टू डिस्पैच हिज कार्गो गुड्स फ्रॉम कराची टू मॉरिशस।
However, on agreed date, Ajmal does not bring any cargo. Is liable to perform his promise. ने कहा था अपना सामान लेके आओ, हम उसे पहुंचा देंगे मॉरिशस में. सामान ही नहीं लेके आया. क्या मॉरिशस से सामान पहुंचाए? वो खाली कश्ती थोड़ी लेके जाएगा. लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकता है. क्या भाई आपके लिए अरेंजमेंट्स की हुई थी हमने. 14. What remedy is available to aggrieved party in following cases? ठीक है, तवज्जो सारी सामने. आवाज मेरी आ रही होगी, अटेंटिव होके सामने आपने. ठीक है भाई, आवाज में अगर गड़बड़ महसूस हो तो मुझे बताइएगा. ठीक है, साथ वाले रूम में जाने से गड़बड़ तो नहीं होगी आवाज की, ये नोट कीजिएगा फिर. ये इसलिए तो गया हूं, जाके वो सोए रहते हैं, वो सोए रहते हैं जी. तो क्वेश्चन 14. What remedy is available to aggrieved party? A Azam contracts with Babar to execute certain builders work for a fixed price. Babar supplying timber necessary for the work. Babar refuses to furnish any timber. कोई बिल्डर वर्क करना था. ये भाई को पकड़े, ये उठ के भाग रहा है. इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो. ओ भाई ये टी है, इसको पकड़े. सच में पकड़ ले इसको. एक करप्ट आदमी फौरन करप्शन करने लगा था. बैठ जाओ, बैठ जाओ. वो समझा तो नजर नहीं आ रहा इधर. बाबर ने टिम्बर सप्लाई करने थे, टिम्बर सप्लाई नहीं किया. ठीक है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकेगा आजम? नहीं. ये वो एक तरह से कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, कि आपने टिम्बर सप्लाई करने थे और हमने आपका बिल्डिंग का वर्क करना, उसने टिम्बर ही सप्लाई नहीं किए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? ये एट द ऑप्शन ऑफ आजम. अब आजम क्या कर सकता है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है. क्या आजम कॉन्ट्रैक्ट के पैसे क्लेम कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था बिल्डिंग का वर्क करने के मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे? वो 10 लाख नहीं, क्योंकि उसने कोई गुड या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की. गुड या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की. ठीक है, फर्स्ट कीजिए कॉलेज के साथ हमारा एग्रीमेंट, मेरा एग्रीमेंट हो जाए कि नेक्स्ट सेशन में मैं पढ़ाऊंगा ये सेशन. बाद में कॉलेज वाले ये कहें कि आपने कोई सेशन नहीं पढ़ाना. ठीक है, तो मैं उनसे सेशन के जो पैसे तय हुए थे वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने गुड या सर्विसेज दी ही नहीं है. लेकिन मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं उनसे. ठीक है कि जी मेरा इतना फॉर एग्जांपल नुकसान हुआ, जो भी मैं अब दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ाऊंगा, वहां पे मुझे रेट कम मिलेगा, तो मुझे इतना डिफरेंस है, ये पे कर. तो यहां पे ब्रीच ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन सिर्फ ब्रीच के डैमेजेस पे किए जाएंगे, गुड या सर्विसेज के पैसे नहीं मिलेंगे. बी. Azam contracts with Babar to deliver to him at a specified price certain merchandise on board of a ship which cannot arrive for a month, and Babar engages to pay for the merchandise within a week from the date of the contract. एग्रीमेंट ये हुआ कि एक शिप आने वाली है महीने के बाद, महीने से पहले नहीं आएगी, महीने बाद, और हम वो चीजें आपको डिलीवर कर देंगे. बाबर ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपको चीजें तो महीने बाद आएंगी ना, मैं आपको हफ्ते के अंदर अंदर पैसे दे दूंगा. लेकिन बाबर ने हफ्ते के अंदर अंदर पैसे नहीं दिए. क्या आजम को शिप आने पे चीजें डिलीवर करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए. और भाई उसने वादा ही पूरा नहीं किया, नहीं करनी चाहिए ना. चीजें पक्की बात है, डिलीवर नहीं करनी चाहिए चीजें. अच्छा, गुड्स डिलीवर नहीं, ये केस कौन सा बनता है हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में? कौन सा केस बनता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में? When order is fixed in the contract वाला. रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के 5 केसेस पढ़े थे ना, ये तीसरे वाला, दूसरे वाला शायद ऑर्डर इज फिक्स्ड वाला. सी. Azam promises Babar to sell him 1000 bales of merchandise to be delivered next day, and Babar promises Azam to pay them within a month. Azam does not deliver according to his promise. जी बताइए, ये तो वही हो गया ऑर्डर फिक्स वाला. क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं. चलिए ये क्लियर. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था आगे सामने देखना, मोबाइल में आवाज आ रही थी? yes, ठीक आ रही थी? yes, तो फिर मोबाइल की लेके बैठे हुए थे, मना नहीं किया आपने इनको, बताया समझाया करें इनको. 16 आवाज आ रही थी? आवाज आ रही थी? आवाज आ रही थी? तो आवाज आ रही थी? नहीं सही से बताया, आवाज आ रही थी ना, सिर्फ तस्वीर नहीं आ रही थी ना. तो हाइब्रिड वालों की हिम्मत को सलाम करें. सर उनके सामने प्रोजेक्टर लगा था. अच्छा ठीक है, उनके सामने प्रोजेक्टर लगा था. ठीक है, ठीक. नहीं कोई कभी बार चक्कर लगाना, वो सो जाते हैं असल में, वो कोई काम नहीं करते, वो कोई लेटा होता है, कोई बातें कर रहा था, कोई मोबाइल देखे. क्लास में टीचर मौजूद होता है तो आप मोबाइल नहीं छोड़ते, तो जब फिजिकली तो उनको अलर्ट रखने के लिए ना जरा चक्कर लगाना जरूरी होता है. तो कोई बात नहीं, एक आधे क्वेश्चन में आप अकोमोडेट कर लिया करें. मैमार 15 नहीं डबल आगे चला गया. अच्छा
Azam and Babar agree that Azam shall sell Babar a house for rupees 10 million. But that if Babar uses it as a gambling house, he shall pay rupees 50 million for it. Comment on the validity of the agreement. Valid है, पहले वाला वैलिड है, गैम्बलिंग हाउस वाला वॉइड है। और रेसिप्रोकल में कौन सा वाला पॉइंट था? फोर्थ वन, करेक्ट बी। नहीं अल्टरनेट वाली नहीं, अल्टरनेट वाली एग्जांपल वो तब बनती, ये फर्स्ट टू डू लीगल एंड देन इलीगल थिंग वाली। अल्टरनेट वाली तब बनती जब वो कहता है 10 मिलियन में या तो घर ले लो या चर्च ले लो, एक चीज ले लो, ये फिर अल्टरनेट प्रॉमिस वाली बात बनती। ये वाली फर्स्ट टू डू के पहले एग्रीमेंट, पहले ये काम करना है, बाद में गैम्बलिंग। तो घर की सेल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइड है। Zahid and Yasir agree that Zahid shall pay Yasir rupees 1 million for which Yasir shall afterward deliver to Zahid either rice or smuggled, ये है alternate promise, either rice or smuggled opium। राइस के लिए लीगल है, स्मगल्ड ओपियम के लिए इलीगल है। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट के जज के सामने जब कॉन्ट्रैक्ट पहुंचेगा, जज क्या कहेगा? वो स्मगलिंग है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देगा क्या जज? नहीं, कहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएंगे हम, लेकिन हम समझेंगे ये इलीगल वाली चीज है ही नहीं। इसको लाल पेन से जज ऐसे क्रॉस कर देगा और कहेगा बाकी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। आगे चलते हैं। Member promised to manufacture and deliver to Nasir remote control toy helicopter of agreed specification in first week of March 2011. Nasir in turn promised to pay for them by second week of March 2011. Order fixed in the contract. Member did not deliver the toys according to his promise. Should Nasir keep his promise and what remedy if any is available to? नहीं, if first party is not ready, that party need not perform his promise. तो अदर पार्टी के पास रेमेडी क्या है? ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। नासिर कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम मेंबर, नासिर डैमेजेस क्लेम कर सकता। अच्छा, हालांकि नासिर ने कोई एक चीज भी डिलीवर नहीं की, क्या फिर भी वो क्लेम कर सकता है? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल क्लेम कर सकता है। 7 Adil ordered Yum Bakers for a birthday cake to be delivered on 22nd February. Is time essence of the contract in this case? नेचर से पता चल रहा है कि टाइम एसेंस होता है बर्थडे वाले का। Question 18A. Asma, a singer, enters into a contract with Babar, the manager of theatre, to sing at his theatre 2 nights in every week for the next 2 months. अच्छा, ये अहम क्वेश्चन है सिचुएशन। Babar agrees to pay her for rupees 100 for each performance. अच्छा देखिए, 2 nights 2 months, ठीक है, पर वीक। इसका मतलब है 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, 16 नाइट्स परफॉर्मेंस है और 100 रुपीज ईच परफॉर्मेंस। ऑन द 6th नाइट अस्मा विलफुली का वर्ड सबसे अहम है। विलफुल, अगर कोई बीमार वगैरह हो जाए, टू इल टू सिंग, वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आता है। यहां पे विलफुली के लफ्ज से हमें पता चला ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, अब देखिए इसका मतलब है इसने ड्यू डेट पे गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं की। तो बताइए इसमें टाइम एसेंस है कि नहीं? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? जिस दिन एब्सेंट हुए उस दिन थिएटर के मालिक के लिए बाबर, व्हाट ऑप्शन डू बाबर हैव इन दिस सिचुएशन? पहली ऑप्शन क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो एट द ऑप्शन ऑफ बाबर। अगर बाबर इसको रिसेंड करता है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ये उसका राइट है। लेकिन लायबिलिटी क्या है कि पास्ट परफॉर्मेंस के पैसे देगा 500 रुपया, ठीक है। एक राइट है कि डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और लायबिलिटी क्या है कि पास्ट परफॉर्मेंस के पैसे, जो पास्ट परफॉर्मेंस के पैसे देने होते हैं, देने चाहिए ना। इस रूल को हम लॉ में क्या कहते हैं? क्वांटम में रूल, कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके पैसे अदा करो। डैमेजेस लो जरूर लो, लेकिन जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके पैसे अदा करो। क्लियर? ये आजम एग्रीड टू डिलीवर 20 बुक्स टू बाब। अच्छा, ये वैसे केस से आगे भी चल सकता है, लेकिन आगे किसी सिचुएशन में डैमेजेस वाले में हम चलाएंगे कि अगर 7th नाइट पे सिंगर आ जाए और थिएटर का मालिक उसे इजाजत दे दे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वाइड? वैलिड होगा। और डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं कि नहीं? यस, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। पर ये बंद करवा दें, किस वजह से? सर्दी लग रही है, ये बंद कर। अच्छा, तो ये आगे चल सकता है, लेकिन अभी हम उस साइड पे नहीं जा रहे। अभी हम उस साइड,
B. Azam agreed to deliver 20 books to Babar on 12th May 2011, in which delivery time was important as books were required for an exhibition. अब इसका मतलब क्या है? Time is essence. Azam failed to deliver by that time. What remedy is available to Babar? Breach of voidable है at the option of Babar. वो उसे रिसेंड कर सकता है. अगर रिसेंड करता है तो डैमेज क्लेम करेगा, और अगर रिसेंड नहीं करता तो स्टिल डैमेज क्लेम कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. ये केस सिमिलर ए वाला है. फर्क सिर्फ यह केस में गुड्स की डिलीवरी का है, ये सर्विसेज वाला केस. देखिए सेम ही है ना. हाँ, नोटिस एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर गुड्स या सर्विसेज को बाद में एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उस वक्त नोटिस देना जरूरी होता है, वरना गुड या सर्विस प्रोवाइड करने वाला समझता है कि आप इजी हो गए हैं, आपको सब कुछ मंजूर है. हम कहते हैं भाई सब कुछ आपकी गुड्स या सर्विसेज तो हमें मंजूर है, लेकिन डैमेजेस आपको पे करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी लेट डिलीवरी की वजह से हमें नुकसान हुआ है. क्वेश्चन 19. Azam promises to deliver a car to Babar on 1st May. Azam delivers it on 9th May. Is Babar liable to accept the delivery? बाबर लायबल है. क्यों? कहां लिखा टाइम एसेंस है? ये तो कोई लिखा ही नहीं हुआ. डिलीवरी ऑफ गुड या सर्विसेज के केस में टाइम एसेंस होता है. Mahat promises to supply bricks to Nadeem on 4th May. Mahat delivers on 8th May. Nadeem accepts the delayed delivery. Can Nadeem claim damages? अगर at time of acceptance उसने notify किया हुआ है कि damages claim करूंगा तो फिर कर सकता है, वरना क्लेम नहीं कर सकता. कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड भी नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? वो गुड्स एक्सेप्ट कर चुका है. एक्सेप्टेंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं हो सकता. एक्सेप्टेंस के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं था. 20. Golden Foods GF agreed to supply 2500 cans to Riaz grocery stores. RGF. According to the agreement, the date of delivery was 31st August 2017. However, on the due date, GF refused to supply the cans. Under the provisions of Contract Act 1872, to discuss the rights of RGS in the above situation, assuming that the time was essence of the contract. अब बताइए, RGS जो कि बायर था, सप्लायर ने गुड्स सप्लाई करने से इनकार कर दिया, इसके पास क्या राइट्स है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ आरजीएस. ठीक है, और वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है. रिसेंड करे तो भी, रिसेंड ना करे तो भी कर सकता है, B. What would be your answer to A above if GF supplied the cans on 12 September 2017 and RGS accepted the performance but suffered a loss on account of delayed supply? अब जब एक्सेप्ट कर लिया सप्लाई को, अब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहा, लेकिन जो लॉस हुआ उसका डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज नोटिफाइड एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस. क्लियर? ये रिपीट ही था पिछले वाले 2-3 जो क्वेश्चन हमने किया. ये थे हमारे क्वेश्चन. लेकिन अभी एक चीज हमारी रह गई, क्या? एमसीक्यूज. आपके पास 5 मिनट का टाइम है. आप एमसीक्यूज को वैसे तो अटेम्प्ट करके आए होंगे, लेकिन फिर भी एक दफा पढ़ लीजिए. जो स्टूडेंट्स नहीं अटेम्प्ट करके टिक लगा ले, मैं तब तक आपके एमसीक्यू सेट करता हूं, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं. पॉज कीजिएगा जी. अब चलते हैं चैप्टर 7 के एमसीक्यूज की तरफ. डिस्कशन स्टार्ट करें. Which one of the following is not a joint promise? Joint promise होता क्या मेरे भाईजान मोबाइल? joint promise होता क्या? जिसमें एक से ज्यादा प्रोमिसर या प्रोमिसी हो, दोनों में से कोई, या दोनों. बिल्कुल शाबाश. कैरेज में से कौन सा जॉइंट प्रॉमिस नहीं है? सेवरल जॉइंट प्रोमिसर विद ए सिंगल प्रोमिसी, ये है. तो इसका मतलब ये हमने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी. सिंगल प्रोमिसर विद सेवरल जॉइंट प्रोमिसी, ये भी जॉइंट प्रॉमिस है. उससे पूछा कौन सा जॉइंट प्रॉमिस नहीं है? सेवरल जॉइंट प्रोमिसर विद सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, ये भी जॉइंट. और सिंगल प्रोमिसर विद सिंगल प्रोमिसी, ये जॉइंट प्रॉमिस नहीं है. इसीलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी. Mr. X borrowed sum of rupees 100,000 from Mr. Y for 2 years. After 1 year, Mr. X dies, and Mr. Z, who is a legal representative, inherits property of rupees 60,000 from him. उसे उसकी प्रॉपर्टी 60,000 पास ऑन हुई. ऑन ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट मिस्टर वाई विल कॉल अपॉन मिस्टर जेड टू रीपे. क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से प्रॉमिस पूरा करने को कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अनलेस के वो पर्सनल नेचर वाला हो या एग्रीड किया गया कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कि उसी से पैसे वसूल किए जाएंगे. लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं. On due date of repayment, Mr. Y will call upon Mr. to repay, but the capacity of Mr. Z is limited up to the value of rupees 60,000. State the legal position. यानी मिस्टर Z सिर्फ 60,000 पे कर सकता है. तो कितने पे करने का लायबल है?
इवन यहाँ पे ये होता है ना कि अगर मिस्टर जेड इज कैपेसिटी उसकी फुल अमाउंट पे पे करने के लिए है, स्टिल 60, क्योंकि हमारा रूल क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितनी प्रॉपर्टी पास ऑन हुई है वो मैक्सिमम उतने अमाउंट तक के लिए लायबल है, वरना वो कहेगा मैं इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं ही नहीं, ये मेरा चचा था ही नहीं, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं मैं, ठीक है। तो 60 था। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, मिस्टर जेड इज लायबल टू पे ओनली 60,000, ए ऑप्शन करेक्ट। थर्ड, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस, ऑल जॉइंट प्रॉमिसर, ये कौन था, शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ जो सबसे अच्छा दोस्त है उसका वो बताएगा, जो बोल रहा है उसका सबसे अच्छा दोस्त है, हाँ जी। अच्छा अब बताइए, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट, ऑल जॉइंट प्रॉमिसर आर जॉइंटली लायबल, जॉइंटली नहीं, सारे प्रॉमिसर जॉइंटली लायबल नहीं होते, होते तो हैं, नहीं जॉइंटली नहीं लायबल होते। अच्छा आगे चलते हैं, ऑल ऑफ देम आर सेवरली लायबल, ये भी ठीक है। जॉइंटली का मतलब क्या होता है भला, सब में से किसी को भी पकड़ के पैसे रिकवर करवा सकते हैं। सेवरली का मतलब क्या होता है, फुल अमाउंट भी रिकवर करवाई जा सकते हैं, हाँ जी। तो जॉइंटली भी लायबल होते हैं जॉइंट प्रॉमिस में, सेवरली भी। ये पार्टनरशिप में टर्म दोबारा आएगी, लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल, ये लाइन दोबारा पार्टनरशिप में आएगी, इसलिए इसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से पक्का कर लें। तो दोनों ठीक है, फिर किसको लगाएं टिक, पहले पढ़ ले, ऑल जॉइंट प्रॉमिसर आर इंडिविजुअली लायबल, नहीं, ऑल जॉइंट प्रॉमिसर आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट, शाबाश मोस्ट एप्रोप्रिएट। Contract should be performed by promiser, by his promise, by legal representative, by agent, तो सारे सही हैं, any of the above, D। लेकिन याद रखे ये रूल किस केस में अप्लाई नहीं होता, जब पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हो या एग्री, स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया। अब चूंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या थी, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, रेगुलर नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या अज्यूम करेंगे, रेगुलर नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो रेगुलर नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, एक मिनट और कोई नहीं बोलेगा, भाई बताएंगे। रेगुलर नेचर का अगर बैठ के इजी होके, इजी टेक लगा के, इजी, कोई टेंशन नहीं मेरे को, मुझे सिर्फ कंसेप्ट से बता दो। प्रोमिसर खुद कर सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है, या थर्ड पार्टी जिसको वो अथॉरिटी दे, यहां साइन कर दे। पर्सनल नेचर का कौन कर सकता है, वो खुद, पर्सनल नेचर का खुद कर सकता, पर्सनल नेचर का और कोई नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिव। 5, Mr. A and Mr. B have borrowed rupees 10,000 from Mr. C. On due date, both parties, that is Mr. A and Mr. B, are jointly liable to pay. सही कह रहे हैं कि नहीं? If before the payment Mr. A dies, who will be liable to pay? Mr. B. Mr. B liable to pay. ये तो उसने बिला वजह की ऑप्शन बनाई है, लाइबल 15,000 का, उधर कोई लेना देना नहीं है कहीं पे। The legal representative of Mr. A along with Mr. B is liable to pay. हाँ जी, अगर मिस्टर ए की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो सर्वाइविंग प्रॉमिसर, जॉइंट प्रॉमिसर है, उनके साथ मिलकर लायबल होंगे। पढ़ा था कि नहीं? सी ऑप्शन करेक्ट हुई 5 में। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल। असाइंड का मतलब क्या होता है? असाइंड का मतलब है किसी तीसरे बंदे, थर्ड पार्टी को कहना कि मेरे बिहाफ पे आप ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें, ये है असाइनमेंट। तो बताइए क्या पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट असाइन हो सकते हैं? कैन नॉट बी असाइन, मस्ट बी असाइन, शुड बी असाइन। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी, कैन नॉट बी असाइन। 7, when the time is in essence of the contract, promiser fails to perform his promise on time। यही तो सबसे अहम चीज आज के लेक्चर में सीखी हमने। Contract become voidable at the option of promisee। A option correct है। Contract becomes void? No, no, no. Contract unenforceable? No. Promiser must pay compensation to the। ये भी ठीक है। Becomes voidable at the option of promisee। हाँ, लेकिन ये उस वक्त है if notified at time, वरना ये वाला कंसेप्ट, यानी ये 50% करेक्ट है। इनकम्प्लीट कह लें, इनकम्प्लीट कह लें, तो फिर दोनों में से कोई भी लिख सकते थे मेरा ख्याल है। अगर इसे नोटिफाई की बात लिखी होती ना इसमें, तो फिर क्योंकि ए और डी दोनों करेक्ट है इस सूरत में।
फिलहाल लेकिन एमसीक्यूज में वो कोई ना कुछ कसर रखता है ताकि आप स्टूडेंट सही सोल्यूशन के ऊपर पहुंच सके। 8 where 2 or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by the promisee, क्या इफेक्ट होता है? क्या एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया जाए, बाकी रिलीज होते हैं कि नहीं? नहीं होते। और जिसको रिलीज किया है प्रोमिसी ने तो रिलीज कर दिया, प्रोमिसर्स की तरफ से भी रिलीज हो जाता है कि नहीं? इसका मतलब क्या, प्रोमिसी ने तो बाकी प्रोमिसर से पैसे ले लिए, लेकिन बाकी के प्रोमिसर बाद में रिलीज प्रोमिसी से पैसे उसका शेयर लेंगे। रिलीज प्रोमिसी चीख चीख के कहेगा क्या, अब मुझे तो प्रोमिसी ने रिलीज कर दिया था, मुझे तो प्रोमिसी ने रिलीज कर। अब दूसरे जॉइंट प्रोमिसर क्या कहेंगे, भाई उसने रिलीज किया था, हमने थोड़े किया था, हम तो पैसे लेंगे तुमसे। तो ये कंसेप्ट किस लाइन में है? रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर बाय प्रोमिसर डज नॉट डिस्चार्ज अदर जॉइंट प्रोमिसर, यानी अदर स्टिल लायबल है। डी ने ए बी सी से पैसे लेने थे, ए को रिलीज कर दिया, बी और सी स्टिल लायबल हैं। यस लायबल। नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी टू अदर जॉइंट प्रोमिसर। और ए भी लायबल है, लेकिन किसको? बी और सी को। जब बी और सी अपने शेयर से ज्यादा पैसे दे देंगे जो उनका ड्यू बनता है, तो वो ए से पैसे रिकवर करवा सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 8 बी में क्या कह रहा है? डिस्चार्ज अदर जॉइंट प्रोमिसर बट इट डज नॉट फ्री जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी। नहीं, ये उलट बात कर गया, यानी जिसको रिलीज किया कह रहा है ये लायबिलिटी है, बाकियों की नहीं ना। डिस्चार्ज अदर जॉइंट प्रोमिसर नो, रिलीज ऑफ वन सच जॉइंट प्रोमिसर इज नॉट अलाउड अंडर द लॉ। नहीं लाउड है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? 9 where a contract consists of reciprocal promises and such reciprocal promises are to be simultaneously performed। पहला रूल, promiser need not perform his part of promise at all। नहीं करना तो पड़ेगा, परफॉर्म तो करना पड़ेगा। promiser need not perform his part of promise unless promisee is ready and willing to perform his reciprocal promises। जब तक दूसरी पार्टी तैयार ना हो, हमारे लिए भी प्रॉमिस पूरा करना जरूरी नहीं है। C promiser has to compel promise to perform his promise first। ना, there is not valid contract between part। गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी ऑप्शन। Which one of the following statement is incorrect? Incorrect अंडरलाइन करें। Regarding the time of performance, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। Where the time is of essence of a contract, a slight delay shall not allow the agreed party the right to terminate the contract। कहता है अगर टाइम एसेंस होना, छोटे मोटे डिले से फर्क नहीं पड़ता। भाई टाइम एसेंस हो तो छोटे मोटे डिले से भी फर्क पड़ता है। सालगिरह का टाइम 6 बजे, सबको 6 बजे बुलाया हुआ है, अगर 6 के बजाय 7 बजे केक डिलीवर किया जाए तो स्लाइड डिले है ना, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? स्टिल फर्क पड़ता है। टाइम एसेंस हो तो थोड़ा सा डिले भी फर्क पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना, और गलत ही तो ढूंढ रहे थे, लेकिन अब देखने के पहले बाकी की स्टेटमेंट सही है भी कि नहीं। वेयर द बी, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड दैट परफॉर्मेंस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन डेट, पार्टी मस्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन विद अ रीजनेबल टाइम। ये सही है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करना था, गलत ढूंढना था। जब टाइम एग्री ना हो तो रीजनेबल टाइम में करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। बी ठीक है, इसलिए हमने तो इनकरेक्ट लिखा हुआ था ना, इनकरेक्ट ढूंढो, तो ये ही इनकरेक्ट था, ये तो करेक्ट है। सी करेक्ट होगा कि नहीं? Parties can mutually decide whether the time is essence of the contract or not। Correct। Time shall be of the essence of the contract where the subject matter of the contract indicates that time shall be of the essence। Subject matter के हिसाब से अगर टाइम सब्जेक्ट मैटर हो फ्लैग, तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम एसेंस है कि नहीं? 11 when two persons have made a joint promise then unless a contrary intention appears from। अच्छा, इसका मतलब पता क्या है? Unless a contrary intention appears from the contract। Unless a contrary intention appears from the contract, इसका मतलब है unless agreed otherwise। Unless agreed, unless a contrary intention appears from the contract का मतलब क्या है? Unless agreed otherwise। अब ये जहां कहीं लफ्ज आए ना, इसको आपने ट्रांसलेट करना है unless agreed otherwise, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं है। The promise shall be performed during their joint lives by any one of the joint promisers, by majority of joint promisers, या by all of them jointly, all of them jointly। ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबको इकट्ठे परफॉर्म करना है। वो तो प्रॉमिसी को लाने ऑप्शन दी हुई ना कि किसी एक को भी पकड़ ले, इन्होंने तो सबके, इनकी तो इकट्ठी लायबिलिटी है। करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई सी। 12 where time for performance is specified in a contract
द प्रोमिसर हैज टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। टाइम मेंशन है, टाइम मेंशन है, तो प्रोमिसर ने बगैर अप्लाई किए बगैर पूछे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। हाँ जी, ऐसे टाइम मेंशन का मतलब यही होता है। बाकी क्या है, प्रोमिसर शैल परफॉर्म आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम इन द कॉन्ट्रैक्ट एज पर हिज ओन चॉइस, either of the above। no, promiser should wait for the application by the promisee and need not perform before that। नहीं, बता दिया जब स्पेसिफाई करने का मकसद ये होता है भाई, बार बार पूछना, तंग ना करना, ठीक है, बार बार तंग ना करना। जैसे आपको बता दिया जाए टेस्ट किस दिन है, उसका सिलेबस क्या है, आप फिर भी बार बार पूछते हैं, हाँ टेस्ट किस दिन है, उसका सिलेबस क्या है, बताया ही नहीं अभी। हाँ तो अभी आपका बताया नहीं, बताया नहीं बताया, चलो बहाने से याद आ गया, वरना लेक्चर का टाइम खत्म हो गया था, है आपने अभी तक नहीं। चैप्टर 6 हुआ है तो कौन सा चैप्टर भाई, वो सिलेबस शेयर किया था, क्या सिलेबस है, उस आतिफ के साथ शेयर किया था भाई, टीए के साथ, उनसे पूछे भी, क्लास खत्म होने से पहले पूछे, फोन पे पूछ रहे उनसे, ये अभी आपको क्लास एंड में सिलेबस बता देते हैं, तब तक एमसीक्यूज कर लेते हैं। 12 वेयर टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, ये तो हो गया। करेक्ट ऑप्शंस में क्या हुई, ए। 13 in a contract where time is not specified for performance, the promiser can perform the contract at any time within a reasonable time। C option correct है। 14 Amjad, Babar and Chand jointly promises to pay Daud the sum of rupees 6000। कैलकुलेटर निकाल लें। चांद इज कंपेल्ड टू पे द होल, चांद से सारे पैसे 6000 रिकवर करवा लिए। अमजद इज इंसॉल्वेंट बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट्स। अमजद इंसॉल्वेंट हो गया, सिर्फ 50% रिकवरी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए अब चांद को कैसे रिकवरी होगी। हमने क्या स्टडी किया, सबसे पहले ए बी सी तीनों का 2000 था, बी हो गया इंसॉल्वेंट, बी हुआ ना, नहीं ए इंसॉल्वेंट हुआ, 1000 रुपया इसने दे दिया, तो बैड डेट कितना हुआ 500, टोटल 1000 का, और 500 बाबर और 500 चांद बेयर करेगा। इसका मतलब है बाबर की लाइबिलिटी भी 2500, अमजद की कितनी हुई 1000, इसकी 2500, इसकी, और चांद ने पे कितना कर दिया 6000, 6000, कितना ज्यादा पे किया 3500, तो वो कैसे लेगा, बाबर से 2500, अमजद से 1000। भाई बाबर से ज्यादा अमजद से 1000 क्यों, क्योंकि 1000 का इंस्टॉलमेंट हो गया, और बाबर से ज्यादा क्यों, लॉस बेयर होगा। लेकिन बाबर से सारा लॉस क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कैलकुलेशन क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, चांद इज इंटाइटल्ड टू 1000 फ्रॉम अमजद एंड 2500 फ्रॉम बाबर। क्लियर है, 2000 बाबर का और 500 जो उसको लॉस शिफ्ट हुआ, बैड डेट। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 15 Anwar promises Bunty to sell him 100 bales of cotton to be delivered next day and Bunty promises Anwar to pay for them within a month। कौन सा प्रॉमिस हुआ, रेसिप्रोकल के अंदर कौन सी, साइमल्टेनियस है क्या, ऑर्डर इज फिक्स, साइमल्टेनियस नहीं है, ऑर्डर। Anwar does not deliver according to promise, which of the following is correct? Bunty's promise to pay need not be performed and he may claim compensation from Anwar। yes, C option। Contract becomes void, ठीक है, voidable। Bunty's promise to pay need not be performed but he cannot claim compensation from Anwar, ये भी गलत है, वो compensation claim कर सकता है। Bunty must pay after a month and only then he can sue for compensation। नहीं, करेक्ट आंसर हमारी क्या हुई, ए, वो compensation claim कर सकता है। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।